हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। इंजीनियरिंग एक्सप्रेस लेकर आया है आपके लिए गेम चेंजर सीरीज फॉर पाइथन। यहाँ मिलेगा आपको यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का तड़का एकदम स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तो शुरू करते हैं इस सीरीज को यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम 7 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 2 मार्क्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद 7 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई पाइथन इज कंसिडर्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हमें ये बताना है कि पाइथन को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों कंसिडर करते हैं। Python is called as interpreted language because it does not need to be compiled into machine code before running. हम Python को interpreted language इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसे रन करने से पहले मशीन कोड में कंपाइल करने की नीड नहीं होती। जब आप Python कोड लिखते हो तो आपको उसको कंपाइल करने की नीड नहीं होती, आप उसको डायरेक्टली रन करा सकते हो। Instead of converting the entire program into machine code at once, like in C or Java, the Python interpreter reads and execute the code line by line. बजाय इसके कि पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे कि C में या Java में हम करते हैं, Python इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक एक लाइन को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है। This makes the process of running Python program faster and simpler. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है पाइथन प्रोग्राम को रन करने का, वो और ज्यादा फास्ट हो रहा है और सिंपल हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस सम रीजंस व्हाई वी आर कॉलिंग पाइथन एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फर्स्ट इज लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। पहला तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि इसमें जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, पूरा का पूरा एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता, कंपाइलर की नीड नहीं पड़ती। पाइथन एग्जीक्यूट कोड 1 line at a time. If there's an error, अगर कोई एरर आता है तो it stops and shows where the problem is. तो अगर सपोज किसी एक लाइन में एरर है तो उसी टाइम वो रुक जाता है, जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होना वो बंद कर देता है और एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि कहाँ एरर आई है। उससे डीबग करना और इजी हो जाता है प्रोग्राम को। Makes debugging easier since you catch mistake immediately. No separate compilation. हमें अलग से कंपाइलिंग स्टेप को फॉलो करने की नीड नहीं होती, कंपाइल करने की नीड नहीं पड़ती है कोड को। Unlike other languages like C और Java, Python does not need a separate compilation step. बाकी सारी लैंग्वेजेस की तरह जैसे C है या Java है, Python को कंपाइलेशन स्टेप की नीड नहीं होती है सेपरेटली, मतलब उसको अलग से कंपाइलेशन स्टेप परफॉर्म करने की नीड नहीं पड़ती। The Python interpreter runs the code directly without creating an executable file first. जो Python interpreter है वो कोड को डायरेक्टली रन करा देता है बिना एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करे। दिस स्पीड अप the development process since you can run the code instantly. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोड डेवलपमेंट का जो मतलब पूरा प्रोसेस है डेवलपमेंट का, वो और ज्यादा स्पीड अप हो रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली कोड को रन कर पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जो पाइथन लैंग्वेज है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, चाहे वो विंडो हो, लिनक्स हो या मैक हो, आपको कोई भी चेंज करने की उसमें नीड नहीं होती है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो हर एक सिस्टम की स्पेसिफिक डिटेल का ध्यान रख रहा है, वो खुद से हैंडल कर रहा है हर एक सिस्टम स्पेसिफिक डिटेल को। दिस मेक्स पाइथन अ ग्रेट चॉइस फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। तो ये जो रीजन है, इसकी वजह से पाइथन हमारी एक बहुत अच्छी चॉइस होगी जब भी हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट पे काम करना हो। नो टाइप डिक्लेरेशन। फोर्थ रीजन इज इसमें हमें टाइप को डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती है रन कराने से पहले कोड को। पाइथन डज नॉट रिक्वायर यू टू डिफाइन द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। आपने जो भी वेरिएबल आपके कोड में यूज करे हैं, आपको उसके टाइप को डिफाइन करने की नीड नहीं होती है। आप डायरेक्टली उसको रन करा सकते हो और एग्जीक्यूशन टाइम पे आप उसको बता सकते हो कि कौन से टाइप का वो है वेरिएबल। द interpreter figure out the type while running the program. जो इंटरप्रेटर है वो खुद से फिगर आउट करता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज यू पास ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। दिस मेक्स राइटिंग एंड टेस्टिंग कोड फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। तो इसकी वजह से पाइथन कोड को लिखना और टेस्ट करना बहुत ज्यादा फास्टर हो जाता है, ये पूरा प्रोसेस, और बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। गुड फॉर टेस्टिंग आइडियाज फास्टर। जो पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है जब आपको न्यू आइडियाज को
टेस्ट करना हो। सिंस पाइथन रन्स कोड इमीडिएटली यू कैन क्विकली टेस्ट न्यू आइडियाज। जो पाइथन है वो डायरेक्टली कोड को रन कर देता है, मतलब आप उसको अलग से कंपाइल करने की नीड नहीं पड़ती, अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करने की नीड नहीं पड़ती। तो इसकी वजह से आप बहुत जल्दी न्यू आइडियाज को भी टेस्ट कर सकते हो कम टाइम में। नो नीड फॉर लॉन्ग कंपाइल टाइम मेकिंग डेवलपमेंट फास्टर। आपको ज्यादा कंपाइल टाइम की वजह से जो वेट करना पड़ता है तो वो आपको पाइथन में नहीं करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो और फास्ट हो रहा है। ग्रेट फॉर क्विकली डेवलप बिल्डिंग अ बेसिक वर्जन एंड टेस्टिंग एल्गोरिदम। कोई आप न्यू प्रोग्राम बना रहे हो, कोई न्यू फीचर आप डेवलप कर रहे हो, तो आप उसका एक बेसिक वर्जन बना के आप उसको टेस्ट कर सकते हो क्विकली, उसके बाद आप उसका फुल वर्जन प्रिपेयर करते हो। तो वो चीज पाइथन में बहुत इजी है करना, क्योंकि आप उसमें डायरेक्टली कोड को रन कर रहे हो। इजी डीबगिंग, नेक्स्ट रीजन है इजी डीबगिंग, मतलब आप इसमें एरर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एरर्स आर शोन इमीडिएटली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेकिंग इट इजियर टू फिक्स देम। जो एरर्स हैं वो एकदम से आपको शो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए कि आप एकदम आपको एरर पता चल जाता है और एकदम आप उसे फिक्स कर सकते हो। द प्रोग्राम स्टॉप्स as soon as it encounters an issue, so you know exactly where the problem is. जो प्रोग्राम है वो एकदम से स्टॉप हो जाता है जब कोई एरर आता है, तो आपको पता होता है एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ। Helps you solve issues quickly without going through the entire code. आपको पूरे कोड में सर्च करने की नीड नहीं पड़ती, आपको पता होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे इशू है और आप उसे सॉल्व कर सकते हो क्विकली। इंटरेक्टिव मोड फॉर क्विक टेस्टिंग। Python allow you to run code one line at a time in an interactive shell. जो Python है वो एक एक करके जो कोड है उसको एक एक लाइन करके उसकी एग्जीक्यूट करता है। You get immediate feedback on each line of code. आपको हर एक लाइन का जो फीडबैक है वो आपको तुरंत मिल जाता है। ये नहीं है कि पूरा कोड पहले एक साथ एग्जीक्यूट होगा उसके बाद फाइनल रिजल्ट मिलेगा, आपको हर एक लाइन का फीडबैक एकदम मिल जाता है। दिस इज ग्रेट फॉर टेस्टिंग स्मॉल पीसेज ऑफ कोड विदाउट रनिंग द फुल प्रोग्राम। जब आपको कोई आपके पूरे कोड में आपको कोई स्मॉल पीस को टेस्ट करना है कि यहाँ पर एरर है या नहीं है, या इसका क्या फीडबैक होगा, आपको वो पता करना है, तो जो पाइथन है वो एक अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि इसमें आप कोई स्मॉल पीस को अलग से भी रन कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम को रन करने की नीड नहीं होती। एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड x इक्वल टू 10 प्रिंट x डिवाइड बाय 2। द फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट रन्स। सबसे पहले जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट है वो रन होगा, उसके बाद x इक्वल टू 10 असाइन होगी वैल्यू, जो x है उसको 10 वैल्यू असाइन होगी, एंड फाइनली प्रिंट x बाय 2 एग्जीक्यूट, और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर किसी लाइन में एरर है तो प्रोग्राम वहीं पे ही रुक जाएगा, पूरे कोड को चेक करने की नीड नहीं है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। पहला है हमारा पाइथन, क्योंकि वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और नेक्स्ट हमने उसमें कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में हमने ले रखा है सी या जावा। फीचर 1 एग्जीक्यूशन। जो पाइथन है, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है रन टाइम पे, और जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है वो एंटायर प्रोग्राम को एक साथ पहले कंपाइल करेगा। कंपाइलेशन, नो सेपरेट कंपाइलेशन। पाइथन में कोई सेपरेट कंपाइलेशन की नीड नहीं है, और सी और जावा में हमें सेपरेट कंपाइलेशन की नीड होती है रनिंग से पहले। डीबगिंग, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में एरर को फाइंड करना बहुत आसान है, इट इज इजियर, स्टॉप्स एट फर्स्ट एरर। जो प्रोग्राम है वो पहले एरर पे ही स्टॉप हो जाएगा। कंपाइल्ड लैंग्वेज में एरर को फाइंड करना हार्ड होता है, उसमें रिकम्पाइलेशन की नीड पड़ती है। स्पीड, जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है वो स्लोअर होता है, और जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है वो फास्टर होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप इन पाइथन? एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप्स विद एग्जांपल। डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है? दीज आर द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। डेटा टाइप एक तरह से डेटा आइटम्स का क्लासिफिकेशन है। इट रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ वैल्यू दैट टेल्स what operation can be performed on a particular data. डेटा टाइप्स लेबल की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन से टाइप का डेटा है हमारे पास। दे शो व्हाट एक्शंस कैन बी डन विद द डेटा। ये बताते हैं कि हम किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा पे। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस चार्ट।
हमारा जो डेटा टाइप है वो बेसिकली 5 टाइप का होता है, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। एक एक करके हम इसे समझते हैं। जो न्यूमेरिक है वो फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फ्लोट। एंड सीक्वेंस टाइप भी हमारा 3 टाइप में डिवाइडेड होता है, फर्दर स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटीजर। इंटीजर को हम इंट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द होल नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। जो इंटीजर्स है वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी तक, और विदाउट डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 5, तो ये एक हमारा इंटीजर है। कॉम्प्लेक्स को हम कॉम्प्लेक्सी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ रियल एंड एन इमेजिनरी पार्ट। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू 3 + 4j, तो इसमें 3 जो है वो रियल पार्ट है और जो 4 है वो इमेजिनरी पार्ट है। j भी हो सकता है 4 के साथ, i भी हो सकता है। फ्लोट को भी हम ऐसे कंप्लीट फ्लोट ही लिखते हैं। इट रिप्रेजेंट द नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट ओवर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो फ्लोट नंबर्स होते हैं वो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं, मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 3.14, तो ये एक हमारा फ्लोट नंबर है। डिक्शनरी को हम डिक्ट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। जो डिक्शनरी है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं की वैल्यू पेयर की हेल्प से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। डिक्शनरी को आप कर्ली ब्रेसेस में ही रिप्रेजेंट करते हो। इसमें जो नेम है वो की है और जो एलिस है वो उसकी वैल्यू है, तो इट्स लाइक अ की वैल्यू पेयर। जैसे एज है वो की है और जो 25 है वो उसकी वैल्यू है, और बीच में होते हैं हमारे कॉलन। की वैल्यू के बीच में होता है कॉलन। बुलियन को आप कह सकते हो बुल। इट रिप्रेजेंट आइदर ट्रू और फॉल्स। जो बुलियन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी जो वैल्यू है वो ट्रू है, वैलिड है, या फिर फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल इज वैलिड इक्वल टू ट्रू, तो आपने कोई वेरिएबल दिया, आपने उसकी वैल्यू रखी ट्रू। सेट को भी सेट ही बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन, मतलब किसी ऑर्डर में भी हो सकता है, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि किस ऑर्डर में होना है। इट रिप्रेजेंट द अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट उसमें रिपीटेड नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट अपने आप में यूनिक होना चाहिए। जैसे कि हम इसको भी कर्ली ब्रेसेस से ही रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3, तो ये तीनों हमारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, कोई रिपीटेड एलिमेंट नहीं है इसमें, और ये पूरा का पूरा एक सेट है। स्ट्रिंग को हम str से डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द टेक्स्ट और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग में हमारे कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं नेम इक्वल टू जॉन, तो जो जॉन है वो हमारा एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में ही लिखते हैं। लिस्ट को भी हम लिस्ट से ही डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जो लिस्ट है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। लिस्ट में हमारी वैल्यूज रिपीटेड भी हो सकती हैं और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होगी, ये नहीं होगी कोई रैंडम वैल्यूज आपने उठा ली, एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही होगा एलिमेंट्स का। टपल को भी आप टपल से ही डिनोट करते हो। सिमिलर टू अ लिस्ट बट इम्यूटेबल। जो टपल है वो भी लिस्ट की तरह ही होता है, मतलब उसमें भी आप ऑर्डर कलेक्शन ही होता है, वो भी एलिमेंट्स का, उसमें भी आप एक ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को लिखते हो, एक ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को सेव करते हो, बट ये इम्यूटेबल होता है। मतलब आपने अगर एक बार क्रिएट कर दिया टपल तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, और इसको हम पैरेंथेसिस में स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन इक्वल टू 4,5, तो आपने ये टपल क्रिएट कर दिया, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब एक स्पेशल नॉन टाइप होता है जिसको आप नन से डिनोट करते हो। इट रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू और अ नल वैल्यू। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ या तो जो डेटा टाइप है उसकी कोई वैल्यू नहीं है या फिर नल वैल्यू है। तो रिजल्ट इक्वल टू नन, यानी कि रिजल्ट जो है वो है एक नल वैल्यू, कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इट्स लाइक नन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन? गिव डिफरेंस बिटवीन देम। आप लोकल वेरिएबल से और ग्लोबल वेरिएबल से क्या समझते हो पाइथन में, और आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताना है। लोकल वेरिएबल, इट इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड देयर।
जो लोकल वेरिएबल है उसको हम फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं और वहीं उसको यूज कर सकते हैं, उसको हम फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेफ कीवर्ड माई फंक्शन नेम से हमने फंक्शन बनाया है, उसके अंदर हमने डिफाइन करा एक लोकल वेरिएबल x इक्वल टू 10, देन प्रिंट x। जब भी हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा आउटपुट हमें मिलेगा 10। लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट only while the function runs and memory is freed after the function end। जो लोकल वेरिएबल है वो तब तक ही एग्जिस्ट करता है जब तक जो फंक्शन है वो रन हो रहा है, उसके बाद मेमोरी जो है वो फ्री हो जाती है जब फंक्शन एंड हो जाता है। x only exist while my function is running। इसका मतलब है कि जो x है वो तभी तक है जब तक my function जो है वो रन हो रहा है। एक बार my function जो है वो एंड हो गया तो मेमोरी फ्री हो जाएगी और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैन नॉट बी एग्जिस्ट आउटसाइड द फंक्शन, हम फंक्शन के बाहर से x को एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट लिखा कि प्रिंट x, तो आपको एक एरर मिलेगा कि x is a local variable and cannot be used directly from outside the function। Now what is global variable? These are defined outside any function and can be used anywhere in the program। आप प्रोग्राम में कहीं पर भी इनको यूज कर सकते हो, ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन नहीं होती है, फंक्शन के बाहर डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करा x इक्वल टू 10, उसके बाद आपने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, डेफ कीवर्ड है, उसके बाद माई फंक्शन है, देन आपने उसके अंदर उसकी वर्किंग दी कि प्रिंट x, कि जब भी आप माई फंक्शन को कॉल करो तो x जो है वो प्रिंट हो जाए। एक्सेसिंग ग्लोबल वेरिएबल, आप ग्लोबल वेरिएबल को कहीं पर भी और किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हो, किसी भी पार्ट में यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के। तो जब आपने माई फंक्शन को कॉल करा तो आपको आउटपुट मिला 10। दे एग्जिस्ट फॉर द होल प्रोग्राम्स रन एंड मेमोरी इज कैप्ड अंटिल द प्रोग्राम फिनिशेस। तो जो ग्लोबल वेरिएबल है वो तब तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक कि पूरा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। x स्टेज अवेलेबल फॉर द एंटायर प्रोग्राम, जो x है वो पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल रहेगा। दे कैन बी एक्सेस्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द फंक्शन, आप उनको फंक्शन के अंदर से या फंक्शन के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो। प्रिंट x, आपने सपोज डायरेक्ट लिख दिया कि प्रिंट x, तो आपको मिल जाएगा आउटपुट 10, कोई एरर नहीं मिलेगा क्योंकि आप उनको फंक्शन के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पॉइंट 1, वेयर इट्स डिफाइंड, जो लोकल वेरिएबल है उसे हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसे हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं। वेयर इट कैन बी यूज, जो लोकल वेरिएबल है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसे हम प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। व्हेन इट्स एग्जिस्ट, जो लोकल वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है तब तक कि जब तक हमारा फंक्शन रन हो रहा है, लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है वो तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम रन हो रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट, लोकल वेरिएबल में क्या है, मेमोरी इज क्लियर्ड व्हेन द फंक्शन एंड, जो लोकल वेरिएबल की जो मेमोरी है वो क्लियर हो जाती है जब फंक्शन एंड हो जाए जिसमें कि उसको डिफाइन किया गया है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल के केस में क्या होता है, मेमोरीज स्टेज अंटिल द प्रोग्राम एंड, जब तक कि प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता जब तक मेमोरी स्टे करेगी, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। एक्सेस, लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द फंक्शन, हम लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर से और अंदर से दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लोकल वेरिएबल, डेफ कीवर्ड हम यूज करेंगे फंक्शन से पहले, देन माई फंक्शन, उसके अंदर फिर हम लोकल वेरिएबल को डिफाइन करेंगे लाइक x इक्वल टू 10, और ग्लोबल वेरिएबल को हम डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे लाइक x इक्वल टू 10, किसी फंक्शन के अंदर नहीं करेंगे। ओवरराइटिंग, लोकल वेरिएबल कैन ओवरराइट अ ग्लोबल वेरिएबल इफ द सेम नेम इज यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर हम प्रेफरेंस देंगे अगर दोनों का नेम सेम है तो। ग्लोबल वेरिएबल, इट कैन बी ओवररिटन anywhere including inside the function. Now the next question is, discuss various categories of operators in Python with example. Operators are special symbols or keywords that perform operations on operand. जो operator है वो special symbol होते हैं या keywords हम कह सकते हैं उनको, जो कि operations को perform करते हैं operand पे। Various operations used in various expressions are as follows. हमारे कौन से operators होते हैं, arithmetic operator, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। दे परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं।
इसमें कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। नाउ एडिशन। एडिशन का हम एग्जांपल से समझते हैं। 4 + 2, तो इसका रिजल्ट मिला हमें 6। तो एडिशन ऑपरेटर है, प्लस सिंबल से हम डिनोट करते हैं प्लस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर हमारा सब्ट्रैक्शन मतलब होता है जिसका, तो हम 4 - 2, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2। अब स्टार सिंबल से हम डिनोट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो 4 * 2, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 8। स्लैश सिंबल से हम डिवीजन को डिनोट करते हैं, तो 4/2, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2। मॉड्यूलस, परसेंटेज सिंबल से हम मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं, ये हमें रिमाइंडर देता है एज अ रिजल्ट, तो 5 - 2 हमें रिमाइंडर मिला 1। प्लस प्लस ये हमारा होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम करेंगे a = 10 देन a++, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 11। माइनस माइनस हमारा ऑपरेटर होता है डिक्रीमेंट का, तो अगर हमने करा a = 10 देन a-, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 9। अप्लाइंग एडिशन बिटवीन 2 नंबर्स, जैसे अभी हमने समझा a = 12, b = 10, देन c = a + b, देन प्रिंट c, तो हमें आउटपुट मिलेगा 22। तो ये हमारा एक पाइथन प्रोग्राम है एज एन एग्जाम्पल। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो ये कौन से होते हैं? हमारा इक्वल टू, देन प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, जितने भी हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं, चाहे वो बिटवाइज ऑपरेटर हों, कंपैरिजन ऑपरेटर हो, हम सबके साथ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे इसका मेन तो हमारा होता है इक्वल टू, तो a = 10, यानी कि हमने a वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी 10। प्लस इक्वल टू, इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले a को कौन सी वैल्यू असाइन करी? a = a + 10, तो a में पहले हमारा प्लस होगा 10, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम a में स्टोर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमने कहा a = 5, उसके बाद हमने लिखा a + 6। इसका क्या मतलब हुआ कि जो a की वैल्यू है पहले उसमें हमने 6 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11। तो फिर हम उसको a में ही स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट को, और प्रिंट करा रहे हैं a को, तो हमें आउटपुट मिला 11। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? इट कंपेयर 2 वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो 2 वैल्यू को कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। जो भी कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स। इसमें कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फर्स्ट इज लेस देन। लेस देन है तो इसका एग्जाम्पल जैसे 5 है, क्या वो लेस देन है 2 से? नहीं, तो हमें रिजल्ट मिला फॉल्स। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में हमने फिर से एग्जांपल लिया, 5 क्या ग्रेटर देन है 2 से? यस, तो रिजल्ट मिला ट्रू। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेम ही है। देन इक्वल टू में है कि 5 और 2 इक्वल है एक दूसरे से? नो, तो हमें रिजल्ट मिला फॉल्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। a = 1, हमने a को 1 असाइन करा, b को हमने असाइन करी वैल्यू 2, देन हमने प्रिंट कराया a = b, a is greater than b, b greater than a। तो हमें आउटपुट मिला, पहले के लिए हमें मिला फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हमें मिला फॉल्स। सेकेंड वाली कंडीशन के लिए भी हमें फॉल्स मिला, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की 2 है, तो 1 जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं है। थर्ड कंडीशन के लिए हमें ट्रू मिला, क्योंकि जो b है यानी कि जो 2 है वो 1 से बड़ा है। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन बूलियन वैल्यूज। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बूलियन वैल्यूज पे। हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और, नॉट, मीनिंग लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? हम एंड को एंड से ही डिनोट करते हैं, लॉजिकल एंड को हम एंड से ही डिनोट करते हैं, लॉजिकल और को और से, और लॉजिकल नॉट को नॉट से। लॉजिकल एंड का हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या 5 जो है वो 2 से लेस देन है? फॉल्स। एंड 5 जो है वो 3 से ग्रेटर देन है? ट्रू। तो अब इस एंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर दोनों ट्रू हैं तभी हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, अगर एक भी फॉल्स होता है तो हमें रिजल्ट में फॉल्स मिलेगा। लॉजिकल और में क्या है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो भी ट्रू मिलेगा, कोई एक भी ट्रू हो जाती है तब भी हमें रिजल्ट में ट्रू मिल जाता है। नॉट में क्या होता है कि जो भी हमारी कंडीशन है अगर फॉल्स है तो हमें ट्रू मिलेगा,
अगर ट्रू है तो फॉल्स मिलेगा, रिवर्स हो जाता है इसमें। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट या दो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन को ये कंपेयर करता है। हमारे दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होते हैं, इज एंड इज नॉट। इज हमारा कब ट्रू होगा? If both the variable points to the same object with same memory location। अगर हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो हमारा इज ट्रू मिलेगा। इज नॉट कब ट्रू होगा? अगर दोनों वेरिएबल जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं और अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, तो हमें इज नॉट में ट्रू मिलेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। a इक्वल टू 5, हमने a को वैल्यू असाइन करी 5, हमने b को वैल्यू असाइन करी a, तो यानी कि a और b दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड हैं, दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि 5 को। फिर हमने प्रिंट कराया a इज b, a इज नॉट b, तो अब दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, तो यानी कि a इज b ट्रू होगा और a इज नॉट b फॉल्स होगा। नाउ नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। It checks if the value is a member of a sequence। ये चेक करता है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो किसी सीक्वेंस का मेंबर है या नहीं। मतलब जैसे हमने एक एग्जांपल समझते हैं, हमने A को एक सीक्वेंस दिया 1 2 3 5 और B को हमने एक वैल्यू असाइन करी 4। अब हमारे जो मेंबरशिप ऑपरेटर हैं वो दो होते हैं, इन एंड नॉट इन। इन कब ट्रू होगा? इफ वेरिएबल इज इन द लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी एक्सेट्रा। मतलब जो वो पर्टिकुलर वेरिएबल है वो किसी लिस्ट का, स्ट्रिंग का, डिक्शनरी का पार्ट है जिसको हम चेक कर रहे हैं, लाइक x इन y। मतलब जो x है वो y लिस्ट का पार्ट है, तो तब हमारा ये ट्रू होगा। नॉट इन, मतलब नॉट इन कब ट्रू होगा? जब वो वेरिएबल उस लिस्ट का पार्ट नहीं होगा, तो तब नॉट इन ट्रू होगा। अब जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे उससे हम समझते हैं। जो b है उसको हमने वैल्यू दी 4 और a को हमने एक लिस्ट दी 1 2 3 5। अब हमने प्रिंट कराया b इन a, तो क्या b जो है वो a का पार्ट है, इस लिस्ट का पार्ट है? जो 4 है वो इस लिस्ट का पार्ट है? नो, तो हमें मिला फॉल्स। b नॉट इन a, तो दैट मीन्स ट्रू कि जो b है वो a लिस्ट का पार्ट नहीं है। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन इंडिविजुअल बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है पर्टिकुलर बिट पे, हर एक सिंगल इंडिविजुअल बिट पे बाइनरी नंबर के। तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज इन्वर्जन मींस वंस कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट द बिट टू लेफ्ट मींस बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं हम। पहला है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या करेगा? इट कंपेयर ईच बिट ऑफ टू नंबर्स। जैसे 1 एंड 1 है तो उसका रिजल्ट मिलेगा हमें 1, अदरवाइज 0। एग्जाम्पल, a इक्वल टू 5, मतलब बाइनरी में क्या होगा? 0 1 0 1। b इक्वल टू 3, बाइनरी में क्या होगा? 0 0 1 1। अब रिजल्ट के तौर पे हमने करा a एंड b, उन दोनों के बीच में हमने बिटवाइज एंड लगाया, तो उसकी एक एक बिट कंपेयर होगी। अगर 1 1 है तो 1 मिलेगा, 1 0 है तो 0, 0 1 है तो 0, 0 0 है तो 0। तो हमें आंसर मिला 1 जब हमने प्रिंट करा रिजल्ट को, और बाइनरी में हमें मिला 0 0 0 1। बिटवाइज और, बिटवाइज और इफ एटलीस्ट 1 बिट इज 1 द रिजल्ट इज 1। वो भी दोनों की बिट्स को, मतलब दोनों नंबर के बिट्स को कंपेयर करेगा। अगर एक भी 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिलेगा। 5 और 3 का ही देख लेते हैं। 5 को हम बाइनरी में लिखते हैं 0 1 0 1, 3 को हम लिखते हैं 0 0 1 1। जब हम इन दोनों के बीच में बिटवाइज ऑपरेटर, मतलब बिटवाइज और ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो दोनों के बिट्स को कंपेयर करेगा जो और है, तो हमें 1 1 1 देन 0 1, इसमें एक 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा। 1 0 में भी एक 1 है तो हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा। 0 0 में एक भी 1 नहीं है तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा, तो यानी कि हमें आउटपुट में मिला 7। नाउ बिटवाइज एक्सॉर, इफ बिट्स आर डिफरेंट द रिजल्ट इज 1 अदरवाइज 0। अगर दोनों बिट्स जो हैं वो डिफरेंट है, यानी कि 1 0 या 0 1 ऐसे हैं, तो हमें रिजल्ट में 1 मिलेगा अदरवाइज 0। तो इसमें भी हमने सेम एग्जांपल देखा, तो इसमें हमें मिला 0 1 1 0, यानी कि हमें आउटपुट मिला 6। बिटवाइज नॉट, बिटवाइज नॉट जो है वो फ्लिप कर देगा सारी बिट्स को 0 to 1 एंड 1 to 0, इन्वर्ट द नंबर एंड एड्स 1 2's कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल से समझते हैं। a इक्वल टू 5 है, हमने रिजल्ट में ऐड कराया, रिजल्ट में हमने असाइन करा नॉट a, तो a 5 है तो उसकी बाइनरी में हम लिखते हैं उसको 0 1 0 1। अब सबसे पहले इसकी सारी की सारी
बिट्स को वो फ्लिप कर देगा, जो नॉट है 1010। ये टूज कॉम्प्लीमेंट रूल को फॉलो करता है पाइथन में। इसका मतलब है कि x इक्वल टू माइनस x प्लस 1, तो हमें रिजल्ट में मिला -6। नाउ द नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है? इट मूव्स द बिट्स लेफ्ट बाय अ गिवन नंबर ऑफ प्लेसेस। ईच शिफ्ट डबल्स द नंबर। हर एक शिफ्ट जो है वो नंबर को डबल कर देती है। इसका मतलब है, एक काम करते हैं, इसको हम एग्जांपल से ही समझते हैं डायरेक्ट। a इक्वल टू 5 है, तो बाइनरी में हम लिखेंगे उसको 0101। हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया, उसमें हमने अप्लाई करा लेफ्ट शिफ्ट की a लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि एक प्लेस से शिफ्ट हो जाए। तो एक एक जो बिट है वो लेफ्ट शिफ्ट होती गई। जो 0 है वो डिस्कार्ड हो गया, देन 1 लेफ्ट शिफ्ट हो गया, देन 0 लेफ्ट शिफ्ट हुआ, देन 1 लेफ्ट शिफ्ट हुआ। यहाँ पर जो हमारी 1s प्लेस है वो हमारी खाली रह गई, तो वहां पर हम 0 लिखेंगे। तो अब हमारा जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो बना 10, यानी कि पहले था नंबर 5, अब हो गया 10, यानी कि डबल हो गया। मीन्स न्यू वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू इनटू 2n। n होता है हमारे जितने भी हमें नंबर ऑफ प्लेसेस हमें दिए गए हों शिफ्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारा शिफ्ट लेफ्ट बाय 1 पोजीशन था, हमें 1 दे रखा था, तो n हो जाएगा 1। ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 5, तो 5 इंटू 2 इंटू 1, तो यानी कि 10। तो न्यू वैल्यू आई हमारी 10। राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या होगा कि इट मूव्स द बिट्स राइट बाय अ गिवन नंबर ऑफ प्लेसेस। जितने प्लेसेस हमें दिए जाएंगे उतने प्लेसेस हमें राइट मूव करना है बिट्स को। जैसे कि A5 है, तो अब हमें उसको 1 पोजीशन हमें दी गई, तो 1 टाइम हमें उसे राइट शिफ्ट करना है। जो लेफ्ट शिफ्ट होता है उसमें जो सबसे लेफ्ट वाली जो बिट होती है वो आगे मूव हो जाती है, और जो प्लेस खाली रह जाता है उसकी जगह 0 आ जाता है। लेकिन जो राइट शिफ्ट है उसमें क्या होता है, जो राइट वाली बिट है वो डिस्कार्ड हो जाती है, डिलीट हो जाती है, और जो प्लेस खाली रह जाती है उस पे 0 आ जाता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूव्स बिट्स राइट बाय अ गिवन नंबर ऑफ प्लेस। जितनी प्लेस हमें दी गई होंगी उतनी प्लेस हमें मूव करना है राइट साइड पे। ईच शिफ्ट डिवाइड्स द नंबर बाय 2। हर एक शिफ्ट जो है वो नंबर को डिवाइड कर देगी बाय 2। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, हमें एक राइट शिफ्ट के लिए बोला गया है, तो इसमें हम जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो हमारे पास आएगा 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन इसमें हम इंटीजर वैल्यू ही लेते हैं, तो हमें आउटपुट मिला 2। इसमें जो 1 है वो डिस्कार्ड हो गया, देन उसकी जगह पे 0 आ गया, देन 1, 0 की जगह पे 1, देन 1 की जगह पे 0, और एक और जो एम्प्टी प्लेस रह गई हमारी उस पे 0 ऐड हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी? एक्सप्लेन इन डिटेल। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस या फिर हम कह सकते हैं प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स। जब एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं 10 डिवाइड बाय 5 इंटू 5, तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है कि किस ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस ऑपरेटर को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंस का रोल आता है जब बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो जिन भी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस जो है वो हायर होगा वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, और जिनका लो होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, 10 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 5। इफ इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट इसे नॉर्मली इवेल्युएट करेंगे तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला ऑपरेटर हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो 10 डिवाइड बाय 5 तो हमें मिलेगा 2, देन इनटू 5 तो हमें मिलेगा आउटपुट 10। अगर हम इसे राइट टू लेफ्ट करेंगे तो हमें कुछ और रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा 0.4। द आंसर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस। प्रेसिडेंस इंश्योर्स अ फिक्स्ड ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ऐसे हमें 2 आंसर मिल रहे हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो हमें कुछ और मिल रहा है, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है, तो कौन सा सही है? तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम प्रेसिडेंस रूल को फॉलो करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑपरेटर एसोसिएटिविटी? ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, कि हम किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करेंगे, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। व्हेन 2 ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी डिसाइड देयर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। जब 2 ऑपरेटर्स के पास सेम प्रेसिडेंस होता है, मतलब सेम प्रेसिडेंस लेवल होता है, किसी की हायर नहीं होती किसी की लोअर नहीं होती, सेम लेवल पे होते हैं दोनों ऑपरेटर, तो उस केस में एसोसिएटिविटी का रोल आता है।
वो डिसाइड करता है कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। तो हमारे पास दो टाइप की एसोसिएटिविटी है, पहला है लेफ्ट टू राइट, नेक्स्ट है राइट टू लेफ्ट। द ऑपरेटर्स एग्जीक्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मोस्ट ऑपरेटर्स फॉलो दिस। ज्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं वो इसी रूल को फॉलो करते हैं, लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे उसमें प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, राइट टू लेफ्ट। ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जैसे असाइनमेंट है और एक्सपोनेंशिएशन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं 3 एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 4, देन एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर 6। एक्सपोनेंशिएशन होता है हमारा पावर वाला, लाइक 3 जो है वो एक बेस वैल्यू है, 4 उसकी पावर है, एंड देन 4 एक बेस वैल्यू है और 6 उसकी पावर है। तो जो एक्सपोनेंशिएशन है वो राइट टू लेफ्ट फॉलो करता है ट्रेंड। तो ये सबसे पहले एवेल्युएट होगा इसमें 4 की पावर 6 ये वाला ऑपरेटर, तो हमें 4 टू द पावर 6 हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, और उसके बाद हमारा लेफ्ट वाला ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एक क्विक रेफरेंस देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, ये किसको फॉलो कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड, मतलब बाकी सारे लेफ्ट टू राइट ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। 2 हमारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, जो राइट टू लेफ्ट फॉलो कर रहे हैं एसोसिएटिविटी। एक इंपॉर्टेंट हमारी टेबल है जिसको आपको याद करना ही है टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हमारे मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे, कोई एक्सप्रेशन आपको दे रखा होगा और आपको सॉल्व करना होगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इस टेबल को याद करने की बहुत ज्यादा नीड है। एक बार इस टेबल को हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, पैरेंथेसिस की, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन मींस पावर, उसके बाद हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, देन हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन बिटवाइज शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस होगी। अब एक छोटी सी ट्रिक है इस टेबल को याद करने की। आई नो किसी को भी ये टेबल इतनी इजीली याद नहीं होगी, और अब तो वैसे भी बहुत कम टाइम है, तो आप इसको याद करने के चक्कर में और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको यूज करके इस टेबल को इजीली याद कर सकते हो। पैमू बेसिक ला, PEMUBASICLA, पैमू बेसिक ला। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं ऐसे कि P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंशिएशन, M मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड U मतलब यूनरी। मल्टीप्लिकेशन में हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लो डिवीजन और मॉड्यूलस, ये चारों आएंगे। यूनरी में हमारे इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और नॉट मींस कॉम्प्लीमेंट वाला, तो ये तीनों आएंगे। देन B मतलब बिटवाइज शिफ्ट, A मतलब बिटवाइज एंड, S मतलब बिटवाइज XOR एंड और, C फॉर कंपैरिजन, L फॉर लॉजिकल ऑपरेटर एंड A फॉर असाइनमेंट। आपको इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत इजी ट्रिक है। आप 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब इसमें बस आपको ये चीज देखनी है कि एसोसिएटिविटी कहाँ कहाँ है, राइट टू लेफ्ट। बाकी सब जगह मोस्टली लेफ्ट टू राइट ही है, बट टेबल में आप देख सकते हो कि 4 ऐसी जगह है जहाँ पे राइट टू लेफ्ट है। आपको उन चारों को ही याद करना है बस। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर में राइट टू लेफ्ट है, लॉजिकल नॉट में राइट टू लेफ्ट है, देन हमारे यूनरी ऑपरेटर्स में राइट टू लेफ्ट है एंड एक्सपोनेंशिएशन में राइट टू लेफ्ट है। बाकी सब जगह एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। सो आई होप ये ट्रिक आपको काम आएगी एग्जाम टाइम में। अब इस ट्रिक को देखकर आपको लग ही रहा होगा ना, जैसा मैंने कहा था, टेंशन लेने का नहीं देने का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक वैल्यू को एक डेटा टाइप से चेंज करके दूसरे डेटा टाइप में, मतलब हम एक डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं दूसरे डेटा टाइप में, तो इसी का मतलब है टाइप कन्वर्जन। इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं टाइप कन्वर्जन। अब टाइप कन्वर्जन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक बाय पाइथन, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन नीडेड। तो जब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की नीड होती है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इम्प्लिसिट कब होता है, जब स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर में कन्वर्ट किया जा रहा हो टू अवॉइड द डेटा लॉस, तो तब हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं a इक्वल टू 5, ये हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू है, एंड b इक्वल टू 5.5, ये हमारा फ्लोट टाइप वैल्यू है। और हमने एक सम वेरिएबल लिया, इसमें हमने करा कि a प्लस b, अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म करा। अब एक इंटीजर प्लस फ्लोट, तो इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा फ्लोट में,
क्योंकि फ्लोट हमारा बड़ा है डेटा टाइप एज कंपेयर टू इंटीजर, तो जो इंटीजर वैल्यू है वो भी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो पाइथन है वो उसे कन्वर्ट कर देगा ताकि डेटा लॉस ना हो। हियर ए an integer value is converted to float automatically and the result is float. Now explicit type conversion, उसको हम manual by programmer भी कह सकते हैं कि manually जो programmer है वो उसे convert करता है। Explicit type conversion को हम typecasting भी कह सकते हैं। It is done by explicitly specifying the data type using functions like int, float, stir, मतलब string के लिए stir हम function का use करते हैं। फ्लोट में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम फ्लोट फंक्शन का यूज करते हैं, और इंट में करना है तो हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं। अगर जो प्रोग्रामर है उसे बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो उसको एक्सप्लिसिटली करता है, मैन्युअली करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। a इक्वल टू 100 है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, और b जो है वो 200 है, ये एक हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे रिजल्ट में हमने स्टोर करा a प्लस b, तो यहाँ हमें एक एरर मिलेगा क्योंकि एक स्ट्रिंग और इंटीजर ये आपस में कभी ऐड नहीं हो सकते, तो इट विल कॉज अ टाइप एरर बिकॉज पाइथन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, क्योंकि स्ट्रिंग एक बड़ा डेटा टाइप है और इंटीजर एक छोटा डेटा टाइप है। तो इसका करेक्ट वे क्या होगा कि a इक्वल टू 100, b इक्वल टू 200, जो कि एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है। तो हम क्या करेंगे, पहले b को कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, तो int फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं int, देन उसके ब्रैकेट में हम करेंगे b। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग को इंटीजर में। देन हम ऐड करेंगे a प्लस b, तब हमें रिजल्ट मिलेगा 300। इसके की पॉइंट्स क्या है? जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, और जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है इट इज नीडेड व्हेन पाइथन डज नॉट कन्वर्ट डेटा टाइप्स automatically. Using the wrong type without conversion causes a type error. Common functions for conversion: int function convert to integer, float function convert to float, stir function convert to string, and bool function converts to boolean. This makes type conversion easy to understand and use in Python. Now the next question is, explain the various categories of operators in Python. Find and explain the solution of the following if a equal to 3, b equal to 5 and c equal to 10. अब जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है इसमें, जो पहला एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो है a, then AND operator, bitwise AND operator, b less than 2 divide by 5, then exponentiation 2 plus c then XOR b। अब ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। हमें a, b और c की वैल्यू दी हुई है। a की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, b की 5 एंड c की 10। तो अब इसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक्सपोनेंशिएशन की हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो हमारा एक्सपोनेंशिएशन एग्जीक्यूट होगा। तो 5 एक्सपोनेंशिएशन 2, तो इसका हमें रिजल्ट मिलेगा 25, यानी कि 5 टू द पावर 2। स्टेप 2, उसके बाद हमारा डिवीजन है जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो 2 डिवाइड बाय 25, तो हमें मिलेगा रिजल्ट 0.08। स्टेप 3 में हमारा बिटवाइज एक्सओर है जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, तो वो इवेल्युएट होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। तो C बिटवाइज एक्सओर B, तो हमें मिलेगा रिजल्ट 10 एक्सओर 5। तो 10 होता है हमारा 1010 बाइनरी में, और 5 होता है 0101। जब इन दोनों के बीच में हम एक्सओर लगाएंगे तो हर एक बिट हमारी कंपेयर होगी, तो जो भी अलग अलग बिट्स होंगी उसका हमें रिजल्ट 1 मिलेगा, बाकी सबका 0 एक्सओर में। तो इसमें चारों बिट्स अलग अलग हैं, मतलब किसी में 1 है लेफ्ट साइड, राइट साइड 0 है, किसी में राइट साइड 1 है, लेफ्ट साइड 0 है। तो हमें मिला 1111 एज अ रिजल्ट, तो जो होता है 15 डेसिमल में। स्टेप 4, नाउ द एक्सप्रेशन बिकम्स A bitwise and B less than 0.08 plus 15। अब इनमें सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है अरिथमेटिक ऑपरेटर की, यानी कि प्लस की, तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो हमें 0.08 प्लस 15 हमें मिला 15.08। उसके बाद बिटवाइज एंड ऑपरेटर हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो 3 बिटवाइज एंड ऑपरेटर 5, तो हमें रिजल्ट मिला 1। 3 जो है वो बाइनरी में लिखा जाता है 0011, और 5 लिखा जाता है 0101। तो इन दोनों की हमने बिट्स को कंपेयर करा, उनके बीच में हमने एंड ऑपरेटर लगाया, तो हमें मिला 0001 विच इज 1। नाउ स्टेप 7, नाउ द एक्सप्रेशन बिकम्स 1 is less than 15.08। तो अब लेस देन ऑपरेटर हमने लगाया, द कंडीशन इज ट्रू, जो 1 है वो 15.08 से छोटा है, तो हमें मिला ट्रू। तो हमें
जो फाइनल आंसर मिला वो मिला ट्रू। ऐसे ही हम सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। आप सेकेंड एक्सप्रेशन को खुद से सॉल्व करके देखना, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग टेम्पररी और इंटरमीडिएट वेरिएबल। प्रॉम्प्ट the user for input. In Python, we use the input function to take input from user. Python में हम input function का use करते हैं user से input लेने के लिए। Since input always returns a string, we need to convert it to an integer or float if we want to perform mathematical operation. जो input function है वो हमेशा string ही return करता है, तो अगर हमें mathematical operation को perform करना है तो हमें उसे convert करना होता है integer में या फिर float में using int function and float function। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया a, उसमें हमने इनपुट कराना है यूजर से कोई वैल्यू, तो हमने यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज करा और हमें कोई वैल्यू ऐसी इनपुट करानी है मैथमेटिकल यानी कि इंटीजर टाइप, तो हमने यहाँ पर इंट फंक्शन का यूज करा। तो इंट फंक्शन के अंदर हमने इनपुट फंक्शन का यूज करा, उसके अंदर हमने एक मैसेज भी प्रिंट कराया कि एंटर फर्स्ट नंबर। ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये एज इट इज प्रिंट होगा, उसके बाद यूजर जो है वो नंबर एंटर करेगा। देन बी में हमने एंटर सेकेंड नंबर, तो हमने बी में भी इनपुट लिया यूजर से। स्वैपिंग विदाउट अ टेम्पररी वेरिएबल। अब हमने ए और बी में जब इनपुट करा ली वैल्यूज यूजर से, तो अब हमें करना है कि हमें स्वैप करना है वेरिएबल को बिना टेम्पररी वेरिएबल का यूज करे। तो हम कैसे करेंगे, ए में हमने स्टोर करा a प्लस बी, ए की ओरिजिनल वैल्यू प्लस बी में हमने स्टोर करा a माइनस बी, यानी कि a की जो वैल्यू है उसमें a प्लस बी एज अ सम उसको हमने सेव करा। अब उसमें से हमने b को माइनस कर दिया ताकि बस a की वैल्यू स्टोर हो b में। फिर हमने क्या करा, a में हमने a माइनस b कर दिया। मतलब अब क्या हो रहा है, a में हमने दोनों की वैल्यू डाली a प्लस b, अब b में हमने क्या करा, a में से माइनस कर दिया b को, तो बस a की वैल्यू स्टोर हुई b में। फिर a में क्या करा, हमने a माइनस b कर दिया। अब b जो है वो है a माइनस b। अब a में क्या होगा, a इक्वल टू a माइनस a प्लस b, तो a माइनस a यहाँ पर खत्म हो गया, अब बस b की वैल्यू स्टोर होगी a में। तो इस तरीके से हमने स्वैप करा यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। डिस्प्ले द स्वैप्ड वैल्यू। अब हमें डिस्प्ले करना है स्वैप्ड वैल्यू को, तो हमने प्रिंट कराया। अब प्रिंट कराने से पहले एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम समझ लेते हैं, एफ स्ट्रिंग। F string क्या होता है? It is a way to include variables directly inside a string without using concatenation or other method. F string क्या है? वो एक ऐसा तरीका है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जो वेरिएबल्स हैं उनको स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं कॉन्केटिनेशन या दूसरे मेथड्स को यूज किए बिना। इट मेक्स योर कोड क्लीनर एंड इजियर टू रीड। हाउ इट वर्क्स, यू स्टार्ट द स्ट्रिंग विद एन F before the quotation mark. Inside the string you can put curly braces where you want to insert the value of a variable. जहां पर आपको अपने variables की वैल्यू को इंसर्ट करना है वहां पर आप curly braces का यूज कर सकते हो। Python automatically replace the curly braces with the value of the variable inside them. आपने जो भी curly braces के अंदर जो भी आपने variables को नोट डाउन किया है, जो Python है उसे ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा नेम इक्वल टू, आपने एक स्ट्रिंग दिया उसको जॉन और एज को आपने एज एन इंटीजर दिया 25। आपको प्रिंट कराना है माई नेम इज दिस एंड आई एम एज ईयर्स ओल्डर। तो आपको यहाँ पर दोनों जगह आपको एज अ वेरिएबल इंक्लूड करना है, ठीक है। जो नेम वेरिएबल उसकी वैल्यू और जो एज वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको इसमें इंक्लूड करनी है। तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। आपने लिखा एफ देन कोटेशन मार्क माई नेम इज, देन आपने यूज किया कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर आपने जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको ऐड करनी है आपने उस वेरिएबल को लिखा, नेम लिखा यहाँ पर आपने, एंड आई एम आपने यहाँ पर दूसरा कर्ली ब्रेस लगाया और जिसका आपको वैल्यू ऐड करनी है, जैसे आपको एज की करनी है तो आपने एज लिखा, देन ईयर्स ओल्ड। तो जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देगा उसकी वैल्यू से और आपको आउटपुट मिलेगा माई नेम इज जॉन एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। ओके, देन लेट्स कम बैक टू द प्रिंटिंग स्टेप जिसपे हम फोकस कर रहे थे अभी, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब हमने प्रिंट कराया, एफ स्ट्रिंग मेथड हमने यूज करा कि एफ देन कोटेशन मार्क आफ्टर स्वेपिंग डबल डॉट
a इक्वल टू, यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए और उसके अंदर हमने a लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू चाहिए a की। b इक्वल टू, यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस लगा के b लिख दिया क्योंकि हमें यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए। तो हमें ऑटोमेटिकली जो पाइथन है वो कन्वर्ट कर देगा और हमें मिल जाएगा आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9। What is short circuit evaluation in Python? What is printed by the following Python program? तो हमें समझना है कि शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन क्या होता है पाइथन में, और जो ये प्रोग्राम गिवन है इसको प्रिंट जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ये हमें बताना है। इस टाइप के आपके बहुत सारे 2 मार्क्स क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आप चाहो तो क्वांटम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इस टाइप के आउटपुट वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसको अगर हम रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। इन पाइथन, शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक और and stop evaluating expressions as soon as the result is determined। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन क्या होता है कि इसमें हमारे 2 ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल और एंड लॉजिकल एंड। वो कैलकुलेट करना एक्सप्रेशन मतलब इवेल्युएट करना बंद कर देता है as soon as the result is determined। जैसे ही उसे पता चलता है कि रिजल्ट क्या है वो आगे इवेल्युएट नहीं करता। दिस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी बाय अवॉइडिंग अननेसेसरी कंप्यूटेशन। तो इसकी वजह से एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और हमें अननेसेसरी कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट भी नहीं करना होता। तो हमारे 2 ऑपरेटर हैं, और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, ये हमें ट्रुथ वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देता है, फर्स्ट ट्रुथ वैल्यू इट एनकाउंटर्स। तो जो भी इसे पहली ट्रुथ वैल्यू मिलती है वो ये रिटर्न कर देता है। इफ ऑल वैल्यूज आर फॉल्स इट रिटर्न द लास्ट वैल्यू। अगर कोई भी ट्रुथी वैल्यू नहीं है तो ये लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, ये पहली फॉल्सी वैल्यू को रिटर्न कर देगा जो बी से मिलेगी। अगर सारी ट्रूथी वैल्यू है तो ये लास्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। हमें एक प्रोग्राम गिवन है अपने क्वेश्चन में कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, x इक्वल टू c और a प्रिंट x। इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। वेरिएबल असाइनमेंट्स, a इक्वल टू 0, 0 हुआ या कोई एम्प्टी वैल्यू हुई मतलब नन, तो उसे हम फॉल्सी वैल्यू में कंसीडर करेंगे। b इक्वल टू 2, अब b जो है वो नॉन एम्प्टी और नॉन जीरो वैल्यू है तो इसलिए हम उसे ट्रूथी वैल्यू मान के चलेंगे। c इक्वल टू 3, c भी हमारी ट्रूथी वैल्यू है। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, अब हमारे क्या एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x इक्वल टू c और a। यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज किया है, लॉजिकल और में क्या होता है कि वो पहली ट्रूथी वैल्यू को रिटर्न कर देता है जो भी उसे मिलेगी। c विच इज 3 इज ट्रूथी, पहली ही वैल्यू है c, वो ही ट्रूथी वैल्यू है तो वो उसे रिटर्न कर देगा। सिंस और स्टॉप्स इवेल्युएशन एज सुन एज इट फाइंड्स अ ट्रूथी वैल्यू इट डजंट इवेल्युएट ए। तो शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन में क्या होता है कि जैसे ही रिजल्ट पता चल जाता है, जैसे ही या तो ट्रूथी वैल्यू इन केस ऑफ और ऑपरेटर ट्रूथी वैल्यू मिल जाती है, इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर फॉल्सी वैल्यू मिल जाती है ना, तो वो वैसे ही कैलकुलेशन करना बंद कर देता है और फर्दर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट नहीं करता ताकि हमारा टाइम बच सके। दस x इक्वल टू 3, तो जब हम प्रिंट कराएंगे x को तो उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 क्योंकि c ही रिटर्न करेगा ये, तो फाइनल आउटपुट हमें मिला 3। Now we will discuss the very short questions or we can say the short 2 marks questions. First question is write the benefits of Python. Python के क्या क्या benefits होते हैं हमें वो बताना है। पहला, easy to learn and use. जो पाइथन है उसको यूज करना, उसको सीखना बहुत ही आसान है, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। फ्री एंड ओपन सोर्स, पाइथन को कोई भी सीख सकता है, कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी डाउनलोड कर सकता है फ्री में। वर्क्स ऑन ऑल डिवाइसेस, आपके डिवाइस पे चाहे विंडो हो, चाहे मैक हो, चाहे लिनक्स हो, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन को यूज कर सकते हैं बिना किसी इशू के। लॉट्स ऑफ रेडीमेड टूल, जो पाइथन है वो बहुत सारे बिल्ट इन फीचर्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो डिफरेंट टास्क में हेल्प कर सके। यूज्ड एवरीवेयर, पाइथन को हम ऑलमोस्ट हर जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो वेबसाइट मेकिंग हो, एआई हो, मशीन लर्निंग हो या कुछ और, हम हर जगह पाइथन को यूज कर सकते हैं। डिफाइन फ्लो डिवीजन विद एग्जांपल, फ्लो डिवीजन क्या होता है? फ्लो डिवीजन को हम ऐसा समझ सकते हैं कि इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट इंटीजर, ये भी डिवीजन की तरह ही है लेकिन ये हमें लार्जेस्ट इंटीजर को देता है डिवीजन के बाद राउंडेड डाउन करके। इसका मतलब है कि ये डेसिमल पार्ट को हटा देता है और वैल्यू को राउंडेड डाउन कर देता है टूवर्ड्स द स्मॉलर होल नंबर। जैसे कि अगर एग्जांपल हम देखें तो उसमें हम -10 को डिवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब फ्लो डिवीजन कर रहे हैं 3 से, तो हमें मिल रहा है -4 क्योंकि इधर हमें मिलेगा -3.33 समथिंग,
तो हम 0.33 को तो हटा देंगे और -3 को हम राउंडेड डाउन कर देंगे -4 में, क्योंकि -4 जो है वो -3 से छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए। तो ये क्या करेगा, ये राउंडेड डाउन कर देगा डेसिमल वैल्यू को और डेसिमल पार्ट को हटा देगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज पाइथन? पाइथन किस टाइप की लैंग्वेज है? फर्स्ट, इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जो पाइथन है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जो पाइथन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड, जो पाइथन है वो एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप। जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें वेरिएबल के टाइप को डिक्लेयर करने की नीड नहीं है। हम एग्जीक्यूशन टाइम पे ही हम जिस टाइप की वैल्यू को प्रोवाइड करेंगे वो ही डिसाइड करेगा कि हमारा जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। जनरल पर्पस, पाइथन इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। It is used for various applications like AI, web development, etc. जो पाइथन है उसको हम बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि AI रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल, जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक प्रोसीजरल दोनों ही टाइप की लैंग्वेज है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स, वो मल्टीपल प्रोग्रामिंग मेथड्स को, अप्रोचेस को सपोर्ट करती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज पाइथन एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? पाइथन को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कैसे कह सकते हैं? पाइथन एग्जीक्यूट्स लाइन बाय लाइन इंस्टेड ऑफ कंपाइलिंग होल कोड एट वंस। बजाय इसके कि वो पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में कंपाइल कर दे, जो पाइथन है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। इट स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग ऑन एरर्स एंड डजंट चेक द एंटायर कोड बिफोर हैंड। जो पाइथन है वो वहीं पे ही एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा जहां पर कि एरर आ जाएगा। उसे पूरे कोड को चेक करने की नीड नहीं पड़ती कि एरर कहाँ है, उसे पता होता है कि एरर एग्जैक्टली किस लाइन में है, क्योंकि पाइथन कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। पाइथन कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड एंड रन बाय द पाइथन वर्चुअल मशीन। जो पाइथन कोड है उसको पहले हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो पाइथन वर्चुअल मशीन पे रन होती है। इट इज स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस बट इजियर टू डिबग। जो पाइथन है वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो है, लेकिन उसको डिबग करना बहुत इजी है। नो नीड फॉर मैनुअल कंपाइलेशन अनलाइक सी और जावा। हमें पाइथन को मैन्युअली कंपाइल करने की नीड नहीं पड़ती जैसे कि सी या जावा को पड़ती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टाइप फंक्शन। द टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू चेक द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। जो टाइप फंक्शन है उसको हम यूज करते हैं डेटा टाइप को चेक करने के लिए किसी भी वेरिएबल के। एग्जाम्पल से समझें तो x इक्वल टू 10 प्रिंट टाइप ऑफ x, तो हमें आउटपुट मिलेगा क्लास इंट। एक हमने वेरिएबल लिया x, उसको हमने एक इंटीजर वैल्यू दी 10। अब हमने प्रिंट कराया, उसमें हमने यूज करा टाइप फंक्शन का कि हमें जानना है कि x जो है वो किस टाइप का है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो हमें आउटपुट में मिलेगा क्लास इंट, मतलब कि जो x है वो इंटीजर डेटा टाइप है उसका। नेक्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू हेलो। एक स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड करी एक वेरिएबल को y को। अब हमने प्रिंट कराया टाइप ऑफ y, मतलब हमें जानना है कि जो y है उसका डेटा टाइप क्या है। तो हमें मिलेगा आउटपुट क्लास स्टर, यानी कि उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। ये हमारे पास एक कोड है, अब हमें बताना है कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा जब हम इसको रन करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं 2 मार्क्स में। i इक्वल टू 0 while i इज लेस देन 3 प्रिंट i प्लस इक्वल टू 1 एल्स प्रिंट 0। तो इसमें हमें आउटपुट मिलेगा, पहले i चलेगा, i 0 है यानी कि i जो है वो 3 से कम है, तो 0 हमारा प्रिंट हो जाएगा, तो 0। देन हमारी i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, यानी कि अब i हो गया है 1, तो 1 भी हमारा 3 से छोटा है तो 1 भी प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन i की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, यानी कि i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो अगेन वो 3 से छोटा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा i की वैल्यू बढ़ जाएगी बाय 1 और अब i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो अब जो i है वो 3 से छोटा नहीं है, तो यानी कि एल्स कंडीशन चलेगी, तो प्रिंट होगा 0। तो हमें आउटपुट मिलेगा 0 1 2 0। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What happens if you put a semicolon at the end of Python statement? अगर आप Python statement के end में semicolon लगाते हो तो क्या होगा? Python allows it but it is not needed. Python इसे allow करेगा, मतलब आप semicolon लगा सकते हो, उसमें error आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। It doesn't affect execution. ये execution को affect नहीं करेगा। It allows multiple statements on one line. अगर आप
सेमीकोलन लगा देते हो तो आप एक ही लाइन में बहुत सारे स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। नो रिकमेंडेड बिकॉज पाइथन फॉलोज इंडेंटेशन रूल। जो सेमीकोलन है उसको लगाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पाइथन में इसको लगाना ही है। इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि जो पाइथन है वो इंडेंटेशन रूल को फॉलो करता है, यानी कि 1 टैब स्पेस। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं x इक्वल टू 10, देन हमने यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाया, y इक्वल टू 20, देन अगेन सेमीकोलन, प्रिंट x प्लस y। हमने ये तीनों स्टेटमेंट्स एक ही लाइन में लिख दिया विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, तो हमें आउटपुट मिला 30। व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन पाइथन? पाइथन में नेमिंग वेरिएबल से रिलेटेड हमारे क्या क्या रूल्स हैं? ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। अगर हमें किसी वेरिएबल का कोई नेम देना है तो हम उसको लेटर्स, डिजिट या अंडरस्कोर की फॉर्म में ही दे सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते नेम में। कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। किसी भी वेरिएबल का नेम जो है वो किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो एक इनवैलिड केस हो जाएगा। केस सेंसिटिव, जो नेम है वो केस सेंसिटिव होंगे, यानी कि अगर स्मॉल n है नेम में और कैपिटल N है नेम में तो वो दोनों अलग अलग होंगे। कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड। हम पाइथन के कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। अवॉइड स्पेशल कैरेक्टर। हमें स्पेशल कैरेक्टर्स को अवॉइड ही करना चाहिए। हम नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं कर सकते, जैसे @ डॉलर, परसेंटेज। दीज आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेसिडेंस विद एन एग्जाम्पल। प्रेसिडेंस का क्या रोल होता है पाइथन में, हमें एक एग्जाम्पल से समझाना है। प्रेसिडेंस डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड। अगर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, आपके पास एक एक्सप्रेशन आपको दिया है कि उसको आपको सॉल्व करना है, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड d मॉड्यूलस e, इस टाइप का आपके पास एक्सप्रेशन है और आपको बोला है कि आपको इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपको वैल्यूज दी हुई हैं a b c d e की। तो आप उस केस में आपका प्रेसिडेंस का रोल आता है, वो ही बताएगा कि किस ऑर्डर में आपको ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करना है। पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कौन सा, उसका ऑर्डर क्या होगा सारे ऑपरेटर्स का, वो कौन बताएगा? प्रेसिडेंस। हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर एग्जीक्यूट फर्स्ट। जिसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी वो ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने 7 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वहां पर हमने एक ट्रिक टेबल भी पढ़ी थी, आप उसको जाकर देख सकते हो। उस पार्ट को, उस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि बहुत बार ये एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं पेपर में, और अगर आपको वो टेबल याद होगी तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म बिफोर एडिशन। यूज पैरेंथेसिस टू चेंज प्रेसिडेंस। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। हमने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिया 10 + 2 × 3। हमने ये एक एक्सप्रेशन लिया, इसको हमने सेव करा एक वेरिएबल में, रिजल्ट में। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म होगा एडिशन से पहले, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है एज कंपेयर टू एडिशन। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 × 3 6, देन 6 + 10 16। अगर हमें एडिशन को पहले परफॉर्म करवाना है तो हम पैरेंथेसिस का यूज कर सकते हैं, और अगर एडिशन पहले परफॉर्म होगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा 36। 10 + 2 12 × 3 36। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर हमें नहीं पता है कि किस ऑर्डर में हमें एग्जीक्यूट करना है ऑपरेटर्स को, तो हमें अलग अलग रिजल्ट भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर्स की कौन सी कैटेगरीज हैं हमें वो बताना है। तो ये भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था 7 मार्क क्वेश्चंस में। हमारे पास 5 टाइप की कैटेगरीज होती हैं ऑपरेटर की। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, bitwise operators and assignment operator. The next question is explain the use of LT function in a class in Python. The LT stands for less than method. It's used to override the less than operator for custom objects. When you compare two objects using less than, Python internally calls LT function. ये जो LT function है ये override करने के लिए यूज होता है less than operator को। जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हो लेस देन ऑपरेटर की हेल्प से, तो जो पाइथन है वो इंटरनली लेस देन फंक्शन को कॉल करता है। इसके यूज को अभी हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट पॉइंट, डिफाइंस लेस देन ऑपरेटर फॉर ऑब्जेक्ट। जो लेस देन फंक्शन है वो लेस देन ऑपरेटर को डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। The LT method allows objects of a class to be compared using less than operator. जो LT फंक्शन है वो अलाउ करता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं क्लास में less than ऑपरेटर को यूज करके। कस्टम कंपैरिजन,
You can define how objects should be compared, like comparing students based on marks or product based on price. आप comparison को customized भी कर सकते हो. आप define कर सकते हो कि object को किस तरीके से किस basis पे compare करना है आपको. जैसे कि आप students को compare कर सकते हो based on their marks. आप किसी प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो बेस्ड ऑन इट्स प्राइस. हेल्प्स इन सॉर्टिंग. जो हमारा लेसन फंक्शन है वो सॉर्टिंग में हेल्प करता है. इट वर्क्स विथ पाइथन्स सॉर्टेड एंड सॉर्ट फंक्शंस टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर. ऑब्जेक्ट को एक ऑर्डर में अरेंज करने में ये जो फंक्शन है वो बहुत हेल्प करता है पाइथन में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू रीड एन इनपुट फ्रॉम अ यूजर इन पाइथन टू बी यूज्ड as an integer in the rest of the program. Explain with an example. In Python, the input function is used to take user input. हम Python में input function का use करते हैं user से input लेने के लिए. जो input है वो हमेशा ही एक string को return करता है. तो अगर हमें उसे कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो हम यूज करेंगे इंट फंक्शन का. सिंटेक्स वेरिएबल नेम इक्वल टू इंट फंक्शन. इंट फंक्शन के हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे इनपुट फंक्शन. हम उसके पैरेंथेसिस में अगर हमें कोई लाइन भी प्रिंट करानी है साथ में, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है एंटर अ नंबर, ये स्ट्रिंग हमें एज इट इज प्रिंट करानी है तो हम ऐसा कोई मैसेज भी लिख सकते हैं. ये ऑप्शनल है. एक एग्जांपल समझते हैं. टेकिंग यूजर इनपुट एज एन इंटीजर. हमने एक नम वेरिएबल लिया, हमने एक वेरिएबल का नेम दिया नम इक्वल टू इंटीजर इंट फंक्शन देन इनपुट फंक्शन. उसके अंदर हमने प्रिंट कराया एंटर अ नंबर. यूजिंग द इंटीजर इन कैलकुलेशंस. कैलकुलेशंस में हम इंटीजर का कैसे यूज करते हैं. स्क्वायर. हमने एक और वेरिएबल लिया स्क्वायर, उसमें हमने नम को मल्टीप्लाई कराया डबल स्टार से 2 से, यानी कि नम की पावर 2. प्रिंट द स्क्वायर ऑफ कॉमा नम कॉमा इज कॉमा स्क्वायर. तो जो स्क्वायर ऑफ है और इज है वो तो एज इट इज प्रिंट होंगे क्योंकि वो स्ट्रिंग है, और नम की जगह नम की वैल्यू आ जाएगी जो भी हमने यूजर से इनपुट कराया है, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जो भी नम की पावर 2 कैलकुलेट होकर आई. तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा. हमने एंटर कराया पहले यूजर से एक नंबर, तो एंटर अ नंबर. उसके बाद यूजर यहाँ पर कोई नंबर एंटर करेगा, जैसे सपोज यहाँ पर कर रहा है 5, तो फिर हमें फिर आउटपुट मिलेगा द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड में क्या डिफरेंस है. पाइथन को हम 2 मोड में यूज कर सकते हैं, इंटरेक्टिव मोड में भी और स्क्रिप्ट मोड में भी. डेफिनेशन रन्स पाइथन कमांड 1 by 1. जो इंटरेक्टिव मोड है वो पाइथन कमांड को एक एक करके रन करती है. स्क्रिप्ट मोड वो पाइथन को एज अ होल, मतलब आपने पूरा प्रोग्राम लिखा और फिर वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रन करेगी. एग्जीक्यूशन. इंटरेक्टिव मोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट ईच लाइन व्हेन एंटर्ड. आप एक लाइन आपने एंटर करी, आपको डायरेक्टली पहले उसका आउटपुट मिल गया, देन आपने सेकेंड लाइन एंटर करी, देन आपको उसका आउटपुट मिल गया. लेकिन स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आपने एक पूरा प्रोग्राम लिखा, उसके बाद वो उसे एक साथ रन करेगी और फिर आपको उसका आउटपुट मिलेगा. करती वो भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट है, लेकिन पहले आप पूरा प्रोग्राम लिख दो, उसके बाद वो एक साथ एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करके आपको एक साथ उसका आउटपुट मिल जाएगा. जो इंटरेक्टिव मोड है वो बेसिकली आप यूज कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट पे, और जो स्क्रिप्ट मोड है वो अलग से आप, जैसे विजुअल कोड है, आप उसमें पहले पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखते हो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हो. एग्जाम्पल. टाइपिंग प्रिंट 10 + 5 gives output 15 immediately. जैसे ही आपने print 10 + 5 लिखा कमांड प्रॉम्प्ट में, आपको एकदम से आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा 15. स्क्रिप्ट मोड. राइटिंग द सेम स्टेटमेंट इन अ .py फाइल रिक्वायर्स रनिंग इट सेपरेटली. आपने एक .py फाइल बनाई, आपने मतलब उसका कोई भी नेम आपने दिया, देन .py मतलब आपने कोई भी उसको नेम दिया, देन आपने .py एक्सटेंशन से उसको सेव करा, देन आप उसको सेपरेटली रन करते हो. यूज केस. बेस्ट फॉर टेस्टिंग स्मॉल कोड. जो इंटरेक्टिव मोड है वो आपको अगर छोटे छोटे कोड को टेस्ट करना है तो वो उस केस में बेस्ट है. स्क्रिप्ट मोड. इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग फुल प्रोग्राम्स. आपको पूरे प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं तो आप स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हो. स्टोरेज. इंटरेक्टिव मोड. नो स्टोरेज ऑफ कमांड्स आफ्टर एग्जीक्यूशन. आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दिए कमांड को तो उसके बाद वो स्टोर नहीं होगा. स्क्रिप्ट मोड. कोड इज सेव्ड एंड कैन बी रीयूज्ड लेटर. स्क्रिप्ट मोड में आप कोड को सेव कर देते हो एक फाइल में और आप उसको बाद में भी यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरेक्टिव मोड में स्टोरेज नहीं होता है. फ्लेक्सिबिलिटी. गुड फॉर बिगनर्स टू टेस्ट सिंपल कमांड्स. जो इंटरेक्टिव मोड है वो बिगनर्स के लिए अच्छा होता है, उनको जब सिंपल कमांड्स को टेस्ट करना हो. स्क्रिप्ट मोड. इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग रियल एप्लीकेशन. जब आपको रियल एप्लीकेशंस पे काम करना हो, उनको डेवलप करना हो, तो उस केस में
स्क्रिप्ट मोड बेस्ट होता है। एरर्स, इंटरेक्टिव मोड शो एरर्स इमीडिएटली। जो इंटरेक्टिव मोड है उसमें आप इमीडिएटली आपको एरर जो है वो शो हो जाएगा कि किस लाइन में है, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में सारे एरर्स आपको एग्जीक्यूट होने के बाद आपको दिखेंगे। एग्जाम्पल, इंटरेक्टिव मोड, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐसे ऑपरेटर्स लगा के देन आपने प्रिंट करा हेलो वर्ल्ड, तो आपको इमीडिएटली उसका आंसर मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। स्क्रिप्ट मोड में आपने एक पाइथन फाइल बनाई, उसमें आपने करा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपको उसको अलग से रन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर पाइथन स्ट्रिंग्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। पाइथन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में। अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन कोड्स। जो स्ट्रिंग है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं और उनको आप कोड्स में एनक्लोज्ड करते हो। की पॉइंट्स क्या है इसके, स्ट्रिंग्स कैन बी रिटन इन सिंगल कोट और डबल कोट। आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, डबल कोट में भी लिख सकते हो। पाइथन ऑल्सो सपोर्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स यूजिंग ट्रिपल कोट्स। पाइथन मल्टी लाइन स्ट्रिंग को भी सपोर्ट करता है जिसको आप ट्रिपल कोट की हेल्प से लिख सकते हो। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। जो स्ट्रिंग है आप अगर आपने एक बार क्रिएट कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग अलाउज एक्सेस टू इंडिविजुअल कैरेक्टर। आपको स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर को आपको एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग मेथड का यूज कर सकते हो। स्लाइसिंग अलाउज एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग का कोई पर्टिकुलर पार्ट प्रिंट कराना है तो आप स्लाइसिंग मेथड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिफाइनिंग अ स्ट्रिंग। टेक्स्ट, आपने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट, आपने एक उसको स्ट्रिंग प्रोवाइड करा पाइथन इन डबल कोट। एक्सेसिंग कैरेक्टर, आपको टेक्स्ट का कोई भी कैरेक्टर आपको एक्सेस करना है तो आपने इंडेक्सिंग मेथड का यूज करा। फॉर एग्जांपल, प्रिंट टेक्स्ट इंडेक्स 0, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, p, तो आपका आउटपुट मिलेगा p। ऐसे ही आपने प्रिंट कराया टेक्स्ट -1, तो -1 यानी कि लास्ट कैरेक्टर। रिवर्स वाले मेथड आपने यूज करा, रिवर्स इंडेक्सिंग का। स्लाइसिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। आपने प्रिंट कराया एक पर्टिकुलर पार्ट टेक्स्ट का 1, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स होगी उसकी 1, देन कॉलन 4 और लास्ट इंडेक्स होगी 4। तो 1 पे कौन है y एंड 4th पे कौन है h, तो YTH ये पार्ट प्रिंट हो जाएगा। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का एग्जांपल देखते हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग आप ट्रिपल कोट में लिखते हैं तो आपने एक मल्टी लाइन वेरिएबल लिया, आपने उसको स्ट्रिंग पास करा, दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ये 3 लाइन का जो स्ट्रिंग है ये आपने पास करा यूजिंग ट्रिपल कोट्स, देन आपने प्रिंट कराया मल्टी लाइन, तो आपको ये आउटपुट एज इट इज मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कीवर्ड्स एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन पाइथन। पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन that have a special meaning and cannot be used as variable name। जो keywords हैं वो reserved words होते हैं पाइथन में, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक स्पेशल काम होता है पाइथन में, और हम उनको as a variable name यूज नहीं कर सकते। Why are keywords important? They define Python's syntax and structure। वो पाइथन के सिंटेक्स को, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि इफ है, एल्स है, फॉर, व्हाइल, ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनको आप वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। दे हेल्प पाइथन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ अ स्टेटमेंट। वो हेल्प करते हैं पाइथन की एक स्टेटमेंट के पर्पस को समझने में। विदाउट कीवर्ड्स पाइथन कोड वुड नॉट वर्क प्रॉपरली। कीवर्ड्स के बिना जो पाइथन कोड है वो अच्छे से काम नहीं करेगा और आपको एरर भी शो हो सकता है। They prevent errors by ensuring consistency in programming। प्रोग्रामिंग में कंसिस्टेंसी बने रहे ये वो ensure करते हैं और एरर से प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if, else, while, for, def, return, class, try, except, etc। ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। Now we will discuss the programming questions। हम कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में। फर्स्ट, पाइथन प्रोग्राम फॉर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉड्यूलस, ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम 2 नंबर को इनपुट कराएंगे यूजर से, तो a इक्वल टू फ्लोट, हमने एज अ फ्लोट नंबर्स को इनपुट कराया, फ्लोट, देन इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम नंबर को इनपुट कराएंगे, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देन b में भी ऐसे ही लिखेंगे हम फ्लोट
इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। हमने 2 नंबर की वैल्यू ली। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्रिंट एफ स्ट्रिंग, एडिशन, कॉलन, कर्ली ब्रेसेस, a प्लस b, डबल कोट्स क्लोज। अब एफ स्ट्रिंग मेथड हमने 7 मार्क क्वेश्चंस में यूज करा था। वहां पर मैंने आपको बताया था इस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम स्ट्रिंग में कोई वैल्यू या एक्सप्रेशन को ऐड कर सके विदाउट यूजिंग द कॉन्केटिनेशन और डॉट फॉर्मेट मेथड। अब यहाँ पे हमें अगर एडिशन की वैल्यू को ऐड करना है तो हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में वो एक्सप्रेशन लिख दिया a प्लस बी। तो यहाँ पे एज एन आउटपुट जब हमें मिलेगा तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू मिलेगी और हमने यहाँ पर प्रिंट कराया एडिशन कॉलन देन उसकी वैल्यू a प्लस बी की। ऐसे ही हमने सब्ट्रैक्शन के लिए करा, सेम हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए करा एंड सेम हमने डिवीजन के लिए करा। डिवीजन में हमने एक कंडीशन भी लिखी है क्योंकि हमें पता है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। तो अगर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है तो हमें मिल जाएगा जो भी रिजल्ट होगा, और अगर वो 0 है तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी लिखी हुई, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। तो आप इसको करके देखिएगा VS कोड में, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन सेकेंड प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम फॉर ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के लिए एक प्रोग्राम लिखना है उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रेसिडेंस, हमने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट 1, उसमें हमने एक एक्सप्रेशन स्टोर करा 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो अब मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है एज कंपेयर टू एडिशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा परफॉर्म और फिर होगा एडिशन। ऐसे ही हमने सेकेंड रिजल्ट मतलब रिजल्ट 2 करके हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने पैरेंथेसिस को ऐड कराया। तो पैरेंथेसिस की हेल्प से हमने पहले एडिशन को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, क्योंकि पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है वो हायर है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिंग एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी को शो करने के लिए हमने 2 और एक्सप्रेशंस लिए। एक हमने वेरिएबल रिजल्ट 3 की 100 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 2। अब जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है उनकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है, तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी का रूल आएगा। उसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, तो पहले डिवीजन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट 4, इसमें हमने स्टोर करा 2 देन डबल मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है पावर 3, देन डबल मल्टीप्लिकेशन देन पावर, लाइक एक्सपोनेंशिएशन। ये जो हमारा ऑपरेटर है डबल मल्टीप्लिकेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट, मतलब पहले होगा 3 की पावर 2 जो भी आएगा उसमें मतलब 9, तो वो होगा फिर 2 की पावर 9। नाउ प्रिंटिंग द रिजल्ट। अब हमें रिजल्ट को प्रिंट कराना है। सबसे पहले हमने रिजल्ट 1 को प्रिंट कराया, देन 2 को, देन 3 को, देन 4 को। चारों को जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमें अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम को हम लिख सकते हैं जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को शो करके एक प्रोग्राम लिखना है। आप चाहो तो वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो, एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो, अपने पास से ही आपको प्रोग्राम लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आपको सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, आपको इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में। तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, कन्वर्जन फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट में प्लस 32। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले आपने सेल्सियस एक वेरिएबल लिया, उसका नाम आपने सेल्सियस ही रखा, आपने उसकी वैल्यू इनपुट कराई यूजर से, तो आपने एज एन फ्लोट इनपुट कराया। देन आपने एक और वेरिएबल लिया फ़ारेनहाइट, आपने उसमें फॉर्मूला अप्लाई करा, देन आपने रिजल्ट को प्रिंट कराया यूजिंग द एफ स्ट्रिंग मेथड। तो सबसे पहले आपने सेल्सियस की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो सेल्सियस ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस में, और उसके साथ हम लगाएंगे डिग्री का साइन, डिग्री C इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट की आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आपको उसको लिखिएगा कर्ली ब्रेसेस में, देन डिग्री F, ये उसकी यूनिट होती है। तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट मैंने ऐड नहीं करे हैं इस PDF में क्योंकि आपको ये सारे प्रोग्राम्स खुद से लिखकर उनको रन करने हैं। आपको कोई भी एरर आता है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन फोर्थ प्रोग्राम
फोर्थ प्रोग्राम क्या है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a b c जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो अब इस प्रोग्राम में हमें कैलकुलेट करना है रूट्स को, यानी कि सॉल्यूशंस को ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो एक ऐसा नंबर है जो कि हमें बताएगा कि रूट किस टाइप का है। तो हम देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1, सबसे पहले हमें इनपुट कराना है a b c की वैल्यू को यूजर से। तो हमने फ्लोट टाइप की वैल्यूज को इनपुट कराया। फ्लोट इनपुट, एंटर कोफिशिएंट a, देन एंटर कोफिशिएंट b, देन एंटर कोफिशिएंट c। तो जो यूजर है वो एंटर करेगा वैल्यूज ऑफ a b एंड c को। देन स्टेप 2, स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को। तो हमने एक वेरिएबल लिया d इक्वल टू b एक्सपोनेंशिएशन 2 यानी कि b² माइनस, इसको हमें पैरेंथेसिस में क्लोज करना है, माइनस देन 4ac। इस तरीके से ही हम डिस्क्रिमिनेंट को करते हैं कैलकुलेट, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। द डिस्क्रिमिनेंट d डिसाइड द नेचर ऑफ द रूट। जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी कि d, वो ही डिसाइड करेगा कि रूट की क्या नेचर है। अगर जो d है वो 0 से बड़ा होगा तो हमें 2 डिफरेंट रियल रूट्स मिलेंगे। अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो हमें 1 रिपीटेड रियल रूट मिलेगा, और अगर वो 0 से छोटा होगा तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे विद इमेजिनरी नंबर। स्टेप 3, हमें रूट को फाइंड करना है बेस्ड ऑन d वैल्यू। d की वैल्यू के बेसिस पे हमें रूट को फाइंड करना है। तो हमें तीनों केसेस के लिए यहाँ पर लिखना होगा प्रोग्राम। केस 1, इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स अगर हमें मिलेंगे तो उस केस में हमारा क्या प्रोग्राम होगा। हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए, √1 इक्वल टू -b प्लस मैथ डॉट स्क्वायर रूट पैरेंथेसिस में d, देन पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 2a। ऐसे ही सेकंड सॉल्यूशन के लिए हमने दूसरा वेरिएबल लिया √2 इक्वल टू, देन पैरेंथेसिस -b माइनस मैथ डॉट स्क्वायर रूट के लिए sqrt फंक्शन का यूज कर रहे हैं हम, देन d पैरेंथेसिस में, देन अगेन पैरेंथेसिस क्लोज डिवाइड बाय 2a। देन हमने प्रिंट कराया f स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट कॉलन, देन √1 की वैल्यू कॉमा √2 की वैल्यू। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला का यूज करा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। श्रीधराचार्य फॉर्मूला का हमने यहाँ पर यूज करा है, जो कि आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट के लिए हमने यहाँ पर मैथ्स मॉड्यूल का स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करा है। तो मॉड्यूल नेम डॉट उसका जो भी फाइल या जो भी फंक्शन हमें यूज करना है तो डॉट फंक्शन नेम। तो d का हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट। उसके बाद सिंस d इज पॉजिटिव वी गेट 2 रियल रूट। अगर d पॉजिटिव है तो हमें 2 रियल रूट मिलेंगे। केस 2, इफ d इज इक्वल टू 0, यानी कि d की वैल्यू 0 के बराबर है, d जो है वो 0 है, तो हमें 1 रिपीटेड रियल रूट मिलेगा। उस केस में हम क्या लिखेंगे, हमने एक वेरिएबल लिया रूट इक्वल टू -b डिवाइड बाय 2a, हमें मिलेगा -b डिवाइड बाय 2a। ये रिजल्ट हमें मिलेगा, हमने इसको प्रिंट करा लिया f स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से। व्हेन d इक्वल टू 0 द इक्वेशन हैज ओनली 1 रूट, सेम फॉर बोथ, मतलब दोनों रूट्स हमारे सेम ही होंगे -b अपॉन 2a। केस 3 में अगर d हमारा नेगेटिव है तो हमें कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। इसमें हमने 2 वेरिएबल लिए, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए इमेज अंडरस्कोर पार्ट और रियल पार्ट के लिए रियल अंडरस्कोर पार्ट। रियल पार्ट इक्वल टू -b डिवाइड बाय 2a। जो रियल पार्ट है उसका रिजल्ट हमें मिलेगा -b डिवाइड बाय 2a, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हमें मिलेगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ absd डिवाइड बाय 2a। हमने प्रिंट कराया रियल पार्ट प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट और साथ में आयोटा। d जो है वो नेगेटिव है तो हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते किसी नेगेटिव नंबर का इन रियल नंबर्स। इंस्टेड वी गेट कॉम्प्लेक्स रूट इन द फॉर्म ऑफ रियल पार्ट प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट डॉट आयोटा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर abs क्या है। तो abs हमारा एक फंक्शन है, abs फंक्शन, जो कि हमें देगा एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d। क्योंकि हम d का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते क्योंकि d जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए पहले हमने उसको कन्वर्ट करा यूजिंग abs ऑफ d फंक्शन का यूज करके हमने उसको कन्वर्ट करा पॉजिटिव में, देन हमने उसका स्क्वायर रूट लिया। तो आप इसको रन करा कर देखिएगा, खुद से समझ के आप लिखिएगा। आप यहाँ पे समझिए इस क्वेश्चन को और फिर खुद से प्रोग्राम बनाइएगा। देन उसका आउटपुट आपको जो भी मिलेगा आप चाहे तो वो कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं।
और अगर कोई एरर आए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 5, फिफ्थ प्रोग्राम क्या है कि पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स को हमें स्वैप करना है, तो उसके लिए हमें पाइथन प्रोग्राम बनाना है। स्टेप 1, पहले हमने 2 नंबर को इनपुट कराएंगे। देन स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग करेंगे विदाउट अ टेम्पररी वेरिएबल के यूज करे बिना हम उसको स्वैप करेंगे। तो वो हम कैसे कर रहे हैं, a, b = b, a। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करा, यहाँ पर हमने करा a, b = b, a, यानी कि a को हमने वैल्यू असाइन करी b की और b को हमने वैल्यू असाइन करी a की। नाउ स्टेप 3 में हमने डिस्प्ले कराया यानी कि प्रिंट कराया स्वैप्ड वैल्यूज को यूजिंग fstring मेथड। तो a हमारा आएगा a की जो भी वैल्यू है अब, और b आएगा जो भी b की वैल्यू है। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। हमें चेक करना है कि जो भी हमें ईयर गिवन है वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर इज अ स्पेशल ईयर because it has 366 days instead of 365 days, क्योंकि उस ईयर में जो फरवरी है उसमें 29 डेज होंगे। तो लीप ईयर के क्या रूल्स हैं, इट इज डिविजिबल बाय 4, ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0, बट नॉट डिविजिबल बाय 100। जो ईयर है वो 100 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ईयर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल टू 0, एक्सेप्ट इफ इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 400, ईयर मॉड्यूलस 400 इक्वल टू 0। स्टेप 1, टेक इनपुट फ्रॉम अ यूजर। हमें एक इनपुट कराना है ईयर को यूजर से, तो हम एज एन इंटीजर ही कराएंगे। तो ईयर इक्वल टू एंड फंक्शन देन इनपुट फंक्शन। हमने एक ईयर को इनपुट कराया है यूजर से और उसको स्टोर करा ईयर वेरिएबल में। देन स्टेप 2, हमने चेक करना है कि क्या वो लीप ईयर है या नहीं। तो इफ ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0 and year modulus 100 not equal to 0 और year modulus 400 equal to 0, या तो ये कंडीशन हो कि वो 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है, या फिर वो 400 से डिविजिबल है। तो इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है, तो मतलब हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर होगा। वी चेक 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल टू 0 and year modulus 100 not equal to 0. The year must be divisible by 4 but not divisible by 100. फॉर एग्जाम्पल हमने 2024 को इनपुट कराया है यूजर से, यूजर ने इनपुट करा 2024, तो ये एक लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है। 1900 ये एक लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल बाय 4 है और 100 से भी ये डिविजिबल है, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। सेकेंड कंडीशन, year modulus 400 equal to 0. If a year is divisible by 400, it must be a leap year. अगर जो year है वो 400 से divisible है तो यानी कि वो एक leap year है। For example, 2000 is a leap year because it is divisible by 400. तो हमने प्रिंट कराया रिजल्ट को, print f year की वैल्यू is a leap year. If the conditions are true, we print the year is a leap year. Otherwise, we print it is not a leap year. Now the next program is Python program to find the sum of natural numbers. हमें नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो, 1 से प्लस इन्फिनिटी तक हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 डैश 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 एंड गोज ऑन। स्टेप 1, हमने पहले इनपुट कराया यूजर से एक नंबर, हमने उसको n वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कराया, एज एन इंटीजर हमने उसको एंटर कराया। स्टेप 2, हमने फॉर्मूला यूज करना है नेचुरल नंबर के सम का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, सम इक्वल टू n मल्टीप्लाई n+1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हमने एक सम नेचुरल करके एक हमने वेरिएबल लिया, हमने उसमें फॉर्मूला लगाया n पैरेंथेसिस में n मल्टीप्लाई देन अगेन पैरेंथेसिस n+1 फ्लोर डिवीजन 2, फिर हमने उसको प्रिंट कराया, तब हमें मिलेगा हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसमें जो n है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि n की जो वैल्यू है वो होगी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सपोज हमने n इक्वल टू 5 किया, मतलब जो यूजर है उसने n इक्वल टू 5 एंटर कराया, तो यानी कि उसका क्या मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पहले 5 नेचुरल नंबर। सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर को लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।